नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत करता हूं आपका सक्षम अकेडमी के YouTube चैनल पे। तो पहले जिस प्रकार हम देख चुके थे, हमने गढ़वाल में देखा था पंवार राजवंश को। पहले जब बात करूं तो हम शुरू कुणिंद, पौरव, कार्तिकेयपुर और पंवार, हम 4 राजवंश पे यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला राजवंश होगा, हम चलेंगे अब कुमाऊं की ओर। कुमाऊं में हम चंद राजवंश को देखेंगे। जिस प्रकार गढ़वाल में पंवार राजवंश को देखा था हमें, इस प्रकार कुमाऊं में हम चंद राजवंश को देखेंगे। बात करूं मैं उस टाइम कत्यूरी राजवंश की, तो जब कत्यूरी राजवंश का पतन हुआ था, तो कत्यूरियों के पतन के बाद कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरियों की छोटी छोटी शाखाएँ हमने देखी थी। फाल्दाकोट की शाखा, अस्कोट की शाखा, डोटी की शाखा, सीरा की शाखा, कत्यूर घाटी की शाखा, चंपावत की शाखा, अनेकों शाखाओं में कत्यूरी राज विभक्त बन गया। कत्यूरी राज अब इन छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होता, बाद में चंद राजवंश की यहाँ पे स्थापना होती। चंद राजवंश इन छोटे छोटे ठकुराइयों को एकत्रित करके एक संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरता है। यही चंद राजवंश था। इसी चंद राजवंश पर हमें आज बात करनी है। तो चंद राजवंश की बात करूँ मैं, तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, मेनली हम जब चंद में जाएंगे तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ही हम चलेंगे। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार बद्रीदत्त पांडे मानते हैं 700 ईस्वी के आसपास, जब गढ़वाल में पंवार राजवंश स्थापित हो रहा था। इस टाइम कुमाऊं में देखें तो 700 ईस्वी के आसपास यहाँ पे एक कत्यूरी राजा हम पे मिलता है, ब्रह्मदेव एक कत्यूरी राजा था। ब्रह्मदेव के शासनकाल इस टाइम चल रहा था। इसके शासनकाल पे एक इम्पॉर्टेंट घटना हम पे घटती है। जैसे हम गढ़वाल में कनेक्ट कर रहे थे कनकपाल को, धार नगरी से कनकपाल ब्रह्मदेव के भानु प्रताप के यहाँ आया था, वैसे ही चंद राजवंश में बात करूँ तो ब्रह्मदेव के यहाँ एक अतिथि आ जाते हैं यहाँ पे। सोमचंद माना जाता कि उत्तराखंड क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए सोमचंद मैंने इलाहाबाद का निवासी था। इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ती है हम पे झूसी नामक स्थान। सोमचंद उत्तराखंड में आया था। इसका उल्लेख भी हम पे बद्रीदत्त पांडे करते हैं। फिर इस बारे में जो हमारी अगली चर्चा बनती है कि चंद राजवंश की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इस बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चंद राजवंश पे चलते हैं। जब सोमचंद कुमाऊं की वैसे तो बद्रीनाथ की यात्रा पे आया था। बद्रीनाथ की यात्रा पे आते टाइम इन्हें कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव मिलता है। ब्रह्मदेव से इनकी बातचीत होती है। वाकपटुता में बोले तो सोमचंद बहुत अच्छे वाकपटु थे। अपने मोह के बल पे इन्होंने ब्रह्मदेव को खुश कर दिया। इस कारण ब्रह्मदेव इनसे अपनी पुत्री का विवाह करा लेता है। पुत्री थी इनकी चंपा। बाद में इसी चंपा के नाम पे चंपावत शहर का नाम पड़ता है। तो अब आइए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होगा जब ये आता है तो 700 ईस्वी के आसपास, बद्रीदत्त पांडे जी कहते हैं कि 700 ईस्वी के आसपास जब ब्रह्मदेव के यहाँ सोमचंद आया था, इसी सोमचंद से ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री चंपावती का विवाह कर दिया था। तो चंपावती के विवाह कर स्वरूप ब्रह्मदेव ने 15 बीघा, काली कुमाऊं क्षेत्र में यहाँ पे पड़ता था चंपावत क्षेत्र में 15 बीघा जमीन सोमचंद्र को दहेज स्वरूप दी। दहेज स्वरूप क्या दी कि चंद्र यहाँ पे कर वसूलने के लिए सोमचंद को अधिकार दिया। इसी 15 बीघे जमीन में सोमचंद अब आगे धीरे धीरे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। धीरे धीरे यहीं से सोमचंद और चंद राजवंश का उत्थान शुरू हो जाता है। इसी बारे में बात करता हूँ मैं। चलो, जो ये 15 बीघा सोमचंद को जमीन मिली थी, पहली बात सोमचंद इस 15 बीघा में एक मजबूत किला बनाता अपने लिए, और ये किला था राजबुंगा का किला। राजबुंगा का किला का निर्माण किसने कराया? तो सोमचंद हम पे आंसर आता है। सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण किया था। इसी सोमचंद ने जब राजबुंगा किले का निर्माण किया तो अब यहीं से अपना राज्यकाल शुरू कर दिया था। इसी कारण वो अब आगे जाता है। तो सोमचंद इस किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पे 4 किलेदारों की नियुक्ति कर देता है। यहाँ पे जो ये किला था सोमचंद का, इसकी सुरक्षा के लिए सोमचंद 4 दिशाओं में 4 किलेदारों की नियुक्ति कर देता है। इन्हीं किलेदारों में देखो तो मेनली एक जाति मिलती है यहाँ पे बोरा, एक मिलती है यहाँ पे कारकी, एक मिलता है यहाँ पे तड़ागी, और एक मिलता है यहाँ पे चौधरी। ये था सोमचंद का किला। सोमचंद ने यहाँ पे 4 किलेदारों की स्थानीय
जब सोमचंद देखता है कि जैसे स्थानीय किलेदार जो थे, बोरा जाति के किलादार, कार्की जाति का किलादार, तड़ाकी जाति का किलादार और चौधरी जाति का किलादार की नियुक्ति सोमचंद यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि क्यों सोमचंद ने ऐसा किया। सोमचंद ने ऐसा इसलिए किया कि सोमचंद यहाँ पे एक व्यवस्थित शासन चाहता था। शासन के लिए सोमचंद ने देखा कि उत्तर में बोरा जाति के लोग मजबूत है, तो उसने उत्तर जाति का जो छोड़ दे दिया, बोरा जाति को दे दिया कि आप यहाँ की सुरक्षा कीजिए। अगर पूर्व में देखें तो पूर्व में कारगिल लोगों को देखा कि कारगिल जाति यहाँ पे मजबूत है, तो कारगिल लोगों को यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा दे दिया। उसी प्रकार दक्षिण में देखा कि जैसे तड़ागी लोगों को देखा, मजबूत स्थिति में तड़ागी लोग हैं तो दक्षिण की जिम्मेदारी होती है और तड़ागियों को दे दी। वैसे उसी प्रकार पश्चिम में देखा, जैसे सोमचंद ने कि पश्चिम में चौधरी लोग बहुत मजबूत हैं, तो चौधरी लोगों को पश्चिम क्षेत्र से किले की चौकीदारी सौंप दी गई। इसी सोमचंद के दरबार में 2 गुट बहुत महत्वपूर्ण थे। 2 गुट महत्वपूर्ण क्या थे कि सोमचंद के जब बाहर से, एक तो बाहर से यहाँ आया था, तो यहाँ शासन करना सोमचंद के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था। जब सोमचंद ने शासन स्थापित किया तो यहाँ पे 2 धड़े थे, मेनली कुमाऊँ 2 धड़ों में बहुत महत्वपूर्ण धड़े थे, मेहरा और फरत्याल। इन्हीं मेहरा और फरत्याल की बात करूँ मैं तो जो ये मेहरा और फरत्याल थे, मेहरा लोग थे, मेहरा कोटालगढ़ यहाँ पे एक दुर्ग मिलता है हमें, कोटालगढ़ का दुर्ग कहाँ है, तो आंसर भी हम पे बनता है, चंपावत में बनता है। तो मेहरा लोग कोटालगढ़ में रहते थे, वही फरत्याल लोग डुंगरी ग्राम के निवासी थे फरत्याल लोग। तो सोमचंद के टाइम पे 2 धड़ों में राज्य विभक्ता, मेनली मेहरा और फरत्याल धड़ इस सबसे शक्तिशाली धड़ थे। सोमचंद ने भी इनसे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की। मेहरा और फरत्याल लोगों को सेना के उच्च पदों पर स्थान किया, राज प्रशासन में जगह दी। सोमचंद ने देखा कि अगर इनसे ज़्यादा छेड़छाड़ की तो ये विद्रोह कर सकते हैं, सोमचंद का शासन थोड़ा बहुत दिक्कत में आ सकता है। इसलिए सोमचंद ने भी दिमाग का काम किया, अपने शासनकाल में इन लोगों को जो शक्तिशाली लोग थे उच्च पदों पे दिया। उच्च पदों पे क्या दिया कि सोमचंद ने मेहरा, जो कोटालगढ़ के मेहरा थे, इन्हें भी अपने क्षेत्र में कर वसूलने का पूरा अधिकार दिया, फरत्याल लोगों को भी कर वसूलने का अधिकार दिया। तो ये इस कूटनीति से सोमचंद कुशल शासन चलाने में सफल रहा, क्योंकि सोमचंद ने स्थानीय लोगों को भी उच्च पदों पे दिया था, जैसे कारगी, बोरा, तड़ागी और चौधरी लोगों को वहाँ पे दिया था। यहाँ पे मेहरा और फरत्याल लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया। ऐसे ही सब लोगों को सोमचंद प्रतिनिधित्व देते जा रहा था। प्रतिनिधित्व बोलो तो एक बात हम पे आती पंचायती राज। चंदों में पंचायती राज व्यवस्था थी। पंचायती राज व्यवस्था क्या थी कि सोमचंद यहाँ पे गाँव में सोमचंद ने गाँव में राजस्व एकत्रित करने के लिए बूढ़ा और सयाणों की नियुक्ति की थी। जब बूढ़ा और सयाणों की नियुक्ति सोमचंद ने यहाँ पे की थी, फिर सोमचंद ने चाराल व्यवस्था भी शुरू की थी। चाराल व्यवस्था में हम देखते हैं तो सोमचंद ने यहाँ पे बूढ़ा और सयाणों की स्थापना कर इसे पंचायती राज की यहाँ पे एक अवधारणा रखी। पंचायती राज की एक अवधारणा क्या रखी कि सोमचंद के टाइम पीरियड में यहाँ पे हम पे 4 बूढ़ा, 4 चौथानी ब्राह्मण, जिस क्षेत्र में जैसे चौथानी ब्राह्मण में हम पे क्या था, देवलिया, सेमल्टिया, पांडे और तिवारी। 4 क्षेत्रों में 4 ब्राह्मणों की ज़्यादा शक्तिशाली ब्राह्मण ये थे, तो इन्हें कर वसूलने की ताकत दे दी सोमचंद ने। फिर देखे 4 बूढ़ा, कारगी, बोड़ा, तरागी और चौधरी, जिस क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा था इन क्षेत्रों में इन्हें कर वसूलने का अधिकार दे दिए। एक प्रकार से देखें तो बीडी पांडे इसी चराल व्यवस्था को एक प्रकार से पंचायती राज से जोड़ते हैं। कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की भी एक अवधारणा हम पे यहाँ पे मिलती है। हाँ, क्यों नहीं, पंचायती राज की तरह इनका एक स्ट्रक्चर भी हल्का फुल्का हम पे मिलता है। इसी कारण माना जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो चंदों के काल में थोड़ा बहुत हम पे दिखती है। फिर यहाँ पे सोमचंद ने गाय था, गाय को राज्य चिन्ह घोषित किया था। फिर इसके बाद एक और चीज आएगी, ये थे जो चंदवंशीय शासक थे, ये शैव उपासक रहे। तो मतलब इस टाइम यहाँ पे शैव धर्म का विकास हुआ था। ये था सोमचंद के बारे में। यहाँ पे मेनली जो बातें हम पे आती है फिर सोमचंद के टाइम पीरियड में यहाँ पे देखें तो एक चीज और हम पे हो गई थी, क्या, कुमाऊं की जो कुमाऊं में ऐपण की बात करूं तो ऐपण एक लोक चित्रकारी है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि नीचे घरों के नीचे फर्श पे और दीवारों पे जिस प्रकार हम विश्वार और वो लाल गिरवे आटे से हम चित्रकारी करते हैं, उसे ऐपण कहते थे। जो कुमाऊं में ऐपण की शुरुआत मानी जाती है, मेनली सोमचंद के टाइम पीरियड से ही मानी जाती है कि कुमाऊं में ऐपण कला शुरू हो गई थी। ऐपण के बारे में जो हम पे अगला क्वेश्चन आने वाले टाइम में कभी बनेगा, तो ऐपण कला को
कुमाऊं की ऐपण कला को 2021 में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक भी कहते हैं इसे, भौगोलिक संकेतक मिला है कुमाऊं की ऐपण कला को। ऐपण हम पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर देखिए सोमचंद क्या था कि एक मांडलिक राजा, एक मांडलिक राजा। मांडलिक राजा सोमचंद को हम मांडलिक राजा क्यों कहेंगे, इसका भी हम उद्देश्य थे। इस टाइम डोटी नरेश था। डोटी हम नेपाल को कहते थे, डोटी नेपाल को कहते थे। नेपाल का राजा था इसमें जयमल देव डोटी का नरेश था। तो सोमचंद का जो उल्लेख मिलता है कि सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था। कर देने का मतलब कि सोमचंद ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। जो इसका हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि सोमचंद भी इनके अधीन रहा होगा। तो अधीन रहा होगा तो सोमचंद भी एक मांडलिक राजा था। स्टार्टिंग जब चंद वंश की स्थापना कुमाऊं क्षेत्र में हुई तो पहले जो राजा रहे हैं शुरू स्टार्टिंग के भारतीय चंद तक सब मांडलिक राजा रहे हैं। इन्होंने सब ने डोटी नरेश, डोटी या नेपाल के जो गोरखा शासक थे इनके अधीन काम किया। फिर देखिए सोमचंद के बाद जो अगला राजा हम पे आता है इस राजवंश का, इन्हीं का पुत्र आत्मचंद। आत्मचंद के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, केवल इतना पता है कि जो बैठके क्रम में आएगा सोमचंद के बाद आत्मचंद राजा बना था। आत्मचंद के बारे में कुछ ज़्यादा हमें जानकारी नहीं मिलती। एकमात्र जानकारी है कि सोमचंद के पुत्र थे। जैसे हमने पंवार राजवंश में देखा था, पंवार राजवंश में हमने जो इंपॉर्टेंट राजा हम पे मिले थे बस उन्हीं पे चर्चा की थी। ऐसा ही हम कुमाऊं में भी करेंगे, चंद राजवंश में भी करेंगे। चंद राजवंश में भी हम केवल उन्हीं राजाओं पर चर्चा करने का मेरा विचार है जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक सीरीज पे हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि उतना एग्जाम पे आता नहीं है यहाँ से। तो चलिए जो अगला आत्मचंद के बाद जो अगला राजा होगा वो पूर्णचंद। पूर्णचंद का उल्लेख भी हमें किताबों पे है हम पे। क्यों? क्योंकि पूर्णचंद शिकार खेलने का बड़ा शौकीन था, शिकार का बड़ा शौकीन था। माना जाता है कि पूर्णचंद तराई भाबर वाले इलाके में शिकार में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था। अपना आधा से ज़्यादा टाइम पीरियड ये शिकारी में रहता, शिकार खेलने में गुजारता था। बाद में इंद्रचंद्र, इसका पुत्र इंद्रचंद्र जब बड़ा वयस्क हो चुका था तो पूर्णचंद्र क्या करता है, राजगद्दी इंद्रचंद्र को सौंप देता है और स्वयं चले जाता है माँ पूर्णागिरी। चंपावत में है माँ पूर्णागिरी मंदिर, टनकपुर के आसपास ये मंदिर पड़ता है हम पे, पूर्णागिरी मंदिर। पूर्णचंद्र बाद में स्वयं पूर्णागिरी मंदिर की सेवा में लीन हो जाता है और अपना शासन, अपना राजपाट अपने पुत्र इंद्रचंद्र को दे देता है और लास्ट में अपने स्वयं पूर्णागिरी की सेवा में प्रस्तुत हो जाता है। तो बाद में यहीं पूर्णचंद की मृत्यु हो जाती है। अब जो अगला शासन हम पे आता है इंद्रचंद। इंद्रचंद थोड़ा बहुत हम पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एक बात देखी थी कुषाण काल में। कुषाण काल में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमने सिल्क रूट देख लिया था कि सिल्क रूट के माध्यम से उत्तराखंड क्षेत्र से भी लगभग थोड़ा बहुत रेशम का व्यापार से जुड़ गया था उत्तराखंड भी। तो इस चंद काल में जहाँ पे ये चीज़ आता है इंद्रचंद के टाइम पीरियड में यहाँ पे एक घटना घटती है। इंद्रचंद के टाइम पीरियड में एक कुमाऊं क्षेत्र में रेशम का कारोबार शुरू हो जाता है। इंद्रचंद के टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण बात हम पे आती है, इस टाइम कुमाऊं क्षेत्र में रेशम का कारोबार स्टार्ट होता था। मेनली रेशम का जो ये आयात करते थे हमारा होता था तिब्बत वाले क्षेत्र से, तिब्बत चाइना वाले क्षेत्र से ये रेशम का आयात करते थे। फिर इस टाइम देखिए इंद्रचंद के टाइम पीरियड पे जो ये रेशम ढालने का काम करते थे, रेशम पे रंग लगाने का काम करते थे, पटवा लोग ये थे, पटवा इनका उपनाम मिलता है। फिर इस टाइम पीरियड पे एक कहानी हम पे बहुत फेमस होती है कि इन्हीं पटवा लोगों का मानना था कि यदि रेशम के घोड़े, तो बात करो इंद्रचंद के टाइम पीरियड में जो रेशम ढालने का कार्य करते थे इन्हें कहते थे पटवा। इन्हीं पटवा लोगों का मानना था जब रेशम की फसल तैयार होती थी, रेशम का धागे को जब रंगते थे, रेशम का धागा जब रंगा जाता था, इस टाइम झूठी अफवाह फैला दी जाए तो रेशम पर अच्छा रंग उभरता था। इन्हीं जो पटवा लोग थे ये क्या मानते थे कि जब रेशम की फसल तैयार हो जाती थी, रेशम का धागा जब रंगने के लिए तैयार हो जाता तो जब इस टाइम राज्य में झूठी अफवाह फैला दो तो रेशम का रंग अच्छा उभरता है। झूठी अफवाह क्या बताऊँ, एक ऐसी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम क्या था कि जो मजदूर रहते थे, रेशम वाले मजदूर, इन बुनकरों पे लग गया था टांडकर। चंद काल में जो बुनकरों पे लगता था वो टांडकर था। बुनकरों पे अगर टांडकर इस टाइम रेशम का व्यापार ठीक ठाक हो रहा था, टांडकर बढ़ा दिया था तो जो मजदूर थे कि मजदूर एक तो काम दिहाड़ी नहीं देते थे, ऊपर से तुमने टांडकर लगा दिया, परेशान रहते थे, तो इस कारण ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। इस टाइम राज दरबार ने
इस रेशम के व्यापार को बढ़ाने के लिए, जब पटवा लोगों के कहने पे इस रेशम के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक चाल चल दी। चाल क्या चली कि इन्होंने कहा कि हमने टांड कर माफ़ कर दिया। इतना सुन के जो ये रंगने का, रेशम रंगने का कार्य करते तो लोग खुश हो गए। लोगों ने खुशी में ज़्यादा ही अच्छा काम किया तो क्या हुआ कि रेशम की अच्छी पैदावार हम पे हो गई। तब से ये प्रथा चली आई कि ज़्यादा झूठ बोलो तो ये रेशम अच्छा उगता है। इसी झूठ बोलने की प्रथा के कारण राज दरबार भी यहाँ पे सहयोग करना बैठ गया। इसी कारण जो ये झूठी अफवाह फैलाई जाती थी इस टाइम, इस प्रथा को कहते थे पटरंग वाली। पटरंग वाली प्रथा जो थी, पटरंग वाली प्रथा, पटवा से बना। पटवा क्या था, जो रेशम बुन करते इन्हें पटवा कहा जाता है। रंग रंगने वाली जो झूठी प्रथा थी इसे पटरंग वाली प्रथा कहते थे। कभी हम पे क्वेश्चन बनता कि पटरंग वाली प्रथा किससे संबंधित थी? इंद्रचंद से संबंधित थी। इंद्रचंद के शासन पीरियड में से रेशम बुनकर उसे संबंधित थी। ये एक झूठी अफवाह जो फैलाई जाती थी इसे ही पटरंग वाली प्रथा हम कहते हैं। इंद्रचंद के बारे में बस हम पे इतना ही मिलता है, पटरंग वाली प्रथा और रेशम के व्यापार संबंधित। फिर अगला जो राजा हम पे मिलेगा वो मिलेगा वीणचंद। वीणाचंद, वीणाचंद बोलूँ तो एक अत्याचारी चंद शासक था। इसके टाइम पीरियड में जो विद्रोह थे वो अत्यधिक होने शुरू हो गए थे। एक था ये भोग विलासी प्रकृति का ये राजा था। इसके टाइम पीरियड में ये अपना ज़्यादा ही भोग विलास में अपनी ज़िंदगी बिताने लग गया। फिर क्या होगा, आर्थिक कमी इसके राज्यकाल में पड़ने लगी तो ये क्या करता है कि जनता से अत्यधिक टैक्स लेना शुरू कर देता है। जनता इससे भी क्रुद्ध हो जाती है। बाद में ये जनता पे अत्यधिक अत्याचार करता है। अत्यधिक अत्याचार भी ये जनता पे करता है। एक तो ये निसंतान था, जनता विद्रोह कर देती है। लास्ट में खस लोग इस टाइम पीरियड में आ जाते हैं उत्तराखंड में। खस चंदों को परास्त करके खसों ने यहाँ पे शासन कर दिया। वीरचंद यहाँ पे हार जाता है खसों से और खसों का राज्य यहाँ पे स्थापित हो जाता है। मैंने बात करूँ तो खस लोग इस टाइम 200 सालों तक, इस बीच 800 से 1000 ईस्वी तक उत्तराखंड में खसों का शासन पीरियड रहा। खस राजाओं ने इस कुमाऊं क्षेत्र में इसमें 200 वर्षों तक शासन किया था। फिर खसों को छोड़ के जो अगला राजा फिर हम पे आएगा चंद राजवंश में वीरचंद होगा जो इन खसों को परास्त करेगा। वीरचंद के बारे में माना जाता कि 1050, वीरचंद्र के बारे में जो माना जाता कि 1065 इनका जो टाइम पीरियड था 1065 ईस्वी से 1080 ईस्वी तक, 1080 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है कुमाऊं क्षेत्र में। इस शासनकाल में पहली बार वीरचंद क्या करते हैं, जब वीणाचंद खसों से पराजित हो गए थे तो खसों की राज्य स्थापना हो गई थी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। तो इनका खसों का शासन पीरियड 200 वर्षों तक रहता है। मेनली जब वीरचंद आते हैं, वीरचंद पहले तो इनसे अपनी खोई हुई सत्ता वापस करते हैं, चंद राजवंश की पुनः स्थापना करते हैं। कुमाऊं में पुनः चंद राजवंश की स्थापना, कुमाऊं में जो पुनः चंद राजवंश की स्थापना करता है ये वीरचंद करता है। वीरचंद खसों को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देता है और यहाँ पे चंद राजवंश की एक स्थापित अच्छे सकुशल राजवंश की स्थापना यहाँ पे कर देता दोबारा। तो वीरचंद के बारे में भी हम पे लगभग इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा हम पे कुछ मिलता नहीं। फिर वीरचंद के बाद थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हम पे हो जाता है नानकी चंद। नानकी चंद इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टाइम डुल्लू पड़ता हमारा नेपाली इस टाइम नेपाली राजा हम पे आता है। एक अशोक चल का आक्रमण इस क्षेत्र में, मेनली अशोक चल पहले कुमाऊं को जीतता है, गढ़वाल को जीतता है। इसके आक्रमण की जानकारी हम पे मेनली गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख भी करता है, बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख भी करता है। तो जो अशोक चल का ये आक्रमण था, अशोक चल के आक्रमण के टाइम पीरियड में कुमाऊं में जो राजा था चंद राजा, वो नानकी चंद था। बहुत सारे राइटरों पे यहाँ पे डाउट भी है, कई लोग मानते हैं कि इस टाइम वीरचंद था, लेकिन जो हम पे सटीक जानकारी मिलती है उस इस टाइम पीरियड में कि नानकी चंद ही अशोक चल के आक्रमण के टाइम पीरियड में कुमाऊं का राजा था। ये चीज़ हम पे परफेक्ट मैच करती है। फिर इसके बाद जो अगला राजा थोड़ा बहुत हम पे इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है थोहरचंद। कई इतिहासकार थोहरचंद को कुमाऊं में चंद राजवंश का संस्थापक भी मानते हैं। कई इतिहासकार इस बात का याद रखिए, यहाँ तक कि हमारा UKPSC हरिद्वार वाला जो आयोग है UKPSC भी बहुत टाइम थोहरचंद को आंसर देता है चंद राजवंश का, जबकि वो सोमचंद को मौलिक पुरुष बताता है चंद राजवंश का, और थोहरचंद को चंद राजवंश की स्थापना जो किसने की थी वो थोहरचंद बताता है। जबकि हमारा जो
अधीनस्थ चयन आयोग है UK 8380 सोमचंद को ही चंद राजवंश का संस्थापक मानता है। इस बात को भी आप थोड़ा बहुत नोट कर लिए। थोरचंद चंद राजवंशावली में जो थोरचंद का क्रम आता है, ये आता 23वें क्रम का राजा थोरचंद था। थोरचंद के बारे में जो जानकारी मिलती है कि थोरचंद को हम चंद राजवंश का संस्थापक क्यों मानते हैं, कई लेखक क्यों मानते हैं, तो इस बारे में इसलिए हम थोरचंद को इसलिए संस्थापक मानते हैं ये लोग कि थोरचंद के बाद ही चंद राजवंश का विस्तार शुरू हो गया था। चंदों ने अपने राज्य का विस्तार जो किया था, थोरचंद के बाद एक स्टेब्लिश एम्पायर जो मिलता है हमें चंदों का मिलता है। थोरचंद के बारे में और जो जानकारी देते हैं हम पे फेजर साहब थे, डब्लू फेजर साहब की एक बुक आती है हम पे, जो बुक आती फेजर साहब की रिपोर्ट ऑन, डब्लू फेजर साहब की एक बुक मिलती है हम पे, बुक का नाम है हम पे फेजर साहब की बुक मिलती है हम पे जो कुमाऊं और गढ़वाल पे लिखी थी, द रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। द रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल डब्लू फेजर साहब की ये बुक थी। 1813 में इन्होंने इस बारे में उल्लेख किया है। मेलनी हर्षदेव जोशी और हर्षदेव जोशी से डिस्कशन करके ये बुक लिखी गई थी। इसी बुक में डब्लू फेजर साहब, फेजर की जो वंशावली है इसी में थोरचंद को संस्थापक मानते हैं। फिर एक बुक और आती है हम पे, वो बुक थी किंगडम ऑफ नेपाल, 1818 में ये बुक लिखी गई थी। इस बुक के राइटर हम पे मिलते हैं हैमिल्टन साहब इस बुक को लिखते हैं। हैमिल्टन साहब भी इस बुक में जो थोरचंद को चंद राजवंश में प्रथम राजा थोरचंद ही को मानते। तो ये तो थोरचंद के बारे में, लेकिन हमने मेनली जो पढ़ना है कि चंद राजवंश की स्थापना की है। हम अधीनस्थ चयन आयोग के हिसाब से चलेंगे तो हमारा आंसर वहाँ पे जो बनेगा सोमचंद ही बनेगा। ये थोरचंद मेनली यूकेपीएससी का क्वेश्चन बनता है। यूकेपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, वो आदि पुरुष पूछ देगा था चंदों का, तो वहाँ पे आंसर सोमचंद होता है। स्थापना पूछता है तो वहाँ पे हमारा थोरचंद होता है। लेकिन हमें ग्रुप सी के हिसाब से हम चलेंगे, अधीनस्थ चयन आयोग के हिसाब से हम चलेंगे तो हम पे जो ऑप्शन होगा हमारा वो सोमचंद ही होगा। चंद राजवंश की स्थापना किसने की, तो सोमचंद ही ने की। बाकी ये वंशावली उतना हम पे ज़्यादा वैल्यू रखेगी नहीं। फिर जो थोरचंद था, थोरचंद ने अपना शासन काल में अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू कर दी थी। तो इसके बाद इनका एक और राजा हम पे जो इम्पोर्टेंट बनेगा थोड़ा बहुत, वो बनेगा तिलोकचंद के बारे में जो मेनली जानकारी मिलेगी, पहले तो ये भीमताल वाले क्षेत्र में जाता है। भीमताल में बना देता है एक किला। भीमताल में किले का निर्माण किसने किया, तो यहाँ ऑप्शन जो हम पे होगा वो होगा तिलोकचंद भीमताल में पहले किले का निर्माण करता है। इसी भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया, बनेगा कभी क्वेश्चन, भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया। तो भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल के पास पड़ता है, भीमेश्वर महादेव। तिलोकचंद यहाँ पे कर देता है भीमताल में भीमेश्वर महादेव का निर्माण करता है। भीमताल में एक किले का निर्माण भी ये तिलोकचंद कर देता है। फिर इस टाइम एक चीज़ और, तिलोकचंद अपना राज्य विस्तार करता है। राज्य विस्तार क्या करता है कि छकाता वाले क्षेत्र को जीत के काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में मिलाता है। छकाता के साथ साथ ये आगे बढ़ता है, आगे बारामंडल वाला क्षेत्र, बारामंडल को भी अपने काली कुमाऊं क्षेत्र में मिलाता है। फिर और राज्य का विस्तार करता है। तो इसमें पाली और पाली क्षेत्र, पाली पछाव वाला क्षेत्र जो मिलता है, इस क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिला लेता है। मैंने देखूँ तो हम पे ये आती है छकाता पट्टी, बारामंडल पट्टी और पाली पछाव वाली जो पट्टी थी, इसको किसने काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में मिलाया था। तो हम पे जो आंसर बनेगा तिलोकचंद के बारे में 3 फैक्ट हम पे मेनली इंपॉर्टेंट बनेंगे। पहला बनेगा तो भीमताल में किले का निर्माण किसने किया, तिलोकचंद ने। दूसरा जो फैक्ट बनेगा भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भीमताल में किसने किया, तो तिलोकचंद ने बनेगा। तीसरा जो क्वेश्चन हम बनेगा हमें छकाता, बारामंडल और पाली पट्टियों को काली कुमाऊं क्षेत्र में किसने सम्मिलित किया, तो तिलोकचंद। ये था तिलोकचंद के बारे में हम पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पे जो मिली थी। फिर तिलोकचंद के बाद जो अगला राजा हम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो होगा हम पे इस राजवंश का एक सर्वप्रथम शासक जिसके हम पे अभिलेख मिलते हैं। जैसे हम पंवार राजवंश में देखते हैं, पंवार राजवंश में हमने चर्चा की थी। पंवार राजवंश में पहला शासक जिसके हम पे अभिलेख मिला था, धार्षिक अभिलेख, अनंतपाल द्वितीय का जो अभिलेख मिला था, उसी प्रकार चंद राजवंश में भी हम बात चलते हैं। पहला चंद शासक, ये पहला चंद शासक था जिसका हम पे अभिलेख मिला है, नाम अभयचंद
जैसे गढ़वाल में अनंतपाल था, वैसे चंद राजवंश में अभयपाल के हम पे अभिलेख मिले हैं, तो इसीलिए इन अभिलेखों पे भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। अभयपाल का सबसे प्राचीन अभिलेख कुमाऊं में मिलता है। चंद राजवंश में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो अभयपाली का है, अभयचंद का है। अभयचंद के बारे में चर्चा करूं तो मेनली अभयचंद का एक अभिलेख मिलता है मानेश्वर भित्ति शिलालेख। मानेश्वर भित्ति शिलालेख बोलूँ तो ये मानेश्वर नौला मेनली जो ये नौला पड़ेगा हमारा, ये चंपावत में पड़ता है, क्योंकि चंदों का राज्यकाल उस टाइम चंपावती से स्थापित होता था। इसी मंदिर में जब ये अभयचंद आया था, अभयचंद पहले यहाँ मांग भगवान शिव की तपस्या करता है, इसी मंदिर से पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगता है। बाद में जब अभयचंद को पुत्र की प्राप्ति होती तो अभयचंद इस मंदिर में वापस जाता है। इसी बात का उल्लेख इस बात में इसमें हो रहा कि पुत्र प्राप्ति की खुशी में, इसी बात का यहाँ पर उल्लेख हुआ है इस शिलालेख में कि पुत्र प्राप्ति की खुशी में जो अभयचंद था, अभयचंद ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, यहाँ पे आशीर्वाद लिया था, पूजा किया था, इस मंदिर में के लिए भूमिदान किया। प्रावधान जो करता है ये अभयचंद ही करता है। फिर अभयचंद का एक और शिलालेख हम पे मिलता है। ये शिलालेख क्या था? बालेश्वर मंदिर लघु स्तंभ लेख। बालेश्वर मंदिर का जो लघु स्तंभ लेख है यह अभयचंद का है। नाम भी लिख देता हूँ, अभयचंद का ये शिलालेख है। मेनली एक बात मैंने कत्यूरियों में भी आपसे पूछी थी, कत्यूरियों में जो मेरा क्वेश्चन बना था कि बालेश्वर मंदिर से किस कत्यूरी राजा का अभिलेख मिला था, थोड़ा याद करिए इस क्वेश्चन को। मैंने ये कत्यूरियों में पढ़ाया है आपको। तो कत्यूरी राजा देसठ देव का भी यहाँ से अभिलेख मिलता है हम पे। फिर चंदों में जाएंगे तो चंदों में हम पे बालेश्वर मंदिर जो अभिलेख मिलता है, एक लघु स्तंभ लेख जो बालेश्वर के मंदिर से मिलता है अभयचंद का। अभयचंद इस अभिलेख में कहता है कि पहले तो इसने यहाँ पे कीर्ति स्तंभ स्थापित किया, अपनी कीर्ति की बातें इसमें लिखा है, अपना कीर्ति स्तंभ यहाँ पे स्थापित किया। फिर कीर्ति स्तंभ के साथ साथ अभयचंद ने यहाँ पे मंदिर हेतु भूमिदान का भी प्रावधान है। मंदिर के लिए भूमिदान का उल्लेख भी यहाँ पे किया गया है। तो ये था हम पे चंद राजवंश के जो प्रारंभिक राजा था। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो हमारा चंद राजवंश में गरुड़ ज्ञानचंद से शुरू होगा। हम देखेंगे कैसे किस प्रकार मुगल राजवंश में चंदों और मुगलों के क्या संबंध थे। फिर आगे ऐसे इसी प्रकार हम लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात और बता दूं, बीच में थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पाया तो हम रेगुलर क्लासें नहीं चला पाए थे आपकी, इसके लिए हम भी सॉरी कहते हैं। पर आने वाले टाइम पे जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा कंटिन्यू हम क्लासेस लेंगे। फिर अभी जैसे दोस्तों आपका हमें प्यार मिल रहा है, लगातार ऐसा ही मिलता रहे। हमारा अगला जो प्लान है कि अगला प्लान मैं तो आपकी क्लासेस ले ही रहा हूँ, गोविंद सर भी सैटरडे संडे को आपकी क्लास लेते हैं। फिर आने वाले टाइम पे शायद मनिंदर सर हमारे साथ जुड़ेंगे। मनिंदर सर हिंदी और उत्तराखंड के लिए हमारे साथ स्पेशल जुड़ेंगे, वो भी अपनी क्लासेस देंगे। फिर आने वाले टाइम पीरियड में भारद्वाज सर हैं, भारद्वाज सर भी शायद GS को लेकर आप लोगों के बीच भी आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत आप लोगों से भी हमारी विशेष आग्रह है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा बहुत व्यू है हमारे, थोड़ा बहुत व्यू बढ़ाए, जिस कारण हमें भी कभी कभी अच्छा लगता है। जब व्यू अच्छा आता तो हम भी मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मेहनत अच्छी करने के लिए सोचते हैं। आपको अच्छा कंटेंट देने का हमारा ये प्लेटफॉर्म रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। तब तक आप वीडियो लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा।